दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि पप्पू यादव होंगे पीडीए से सीएम पद के उम्मीदवार, मधेपुरा से लड़ेंगे चुनाव। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव का खुमार नेताओं और यहां की जनता के सिर चढ़कर बोलने लगा है। राज्य में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है। इसके पहले बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे की बाढ़ आ गई है और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस ने जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। और साथ ही इस बात की भी घोषणा हुई है कि पप्पू यादव इस बार मधेपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी शामिल है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पप्पू यादव की कार्यशैली जनता के पक्ष में है। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता इस बार हमारे गठबंधन को मौका देगी। और हमें अगली खबर बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी समेत इतने प्रत्याशियों ने अब तक भरा है पर्चा। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव सहित अब तक कुल 340 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है और वहीं तीसरे चरण के लिए अभी तक 19 लोगों ने नामांकन भरा है। राज्य में कुल 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण में 94 सीटों पर 3 नवंबर को और तीसरे चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है और कुल 1066 अभ्यर्थी मैदान में हैं। दूसरे तथा तीसरे चरण के लिए नामांकन जारी है। और हमें बता दें कि माफिया डॉन अंसारी की भाभी को हाई कोर्ट से राहत, एलडीए को मकान ढहाने से रोका। जी हम बात करें कि जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी के लखनऊ के डालीबाग स्थित मकान को ढहाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीते 29 सितंबर को लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए के वीसी की ओर से इसके ध्वस्तीकरण ढहाने के आदेश जारी किए गए थे। वीसी ने फरहत अंसारी के मकान के नक्शे और परमिट को निरस्त यानी रद्द कर दिया था, जिसके बाद फरहत ने वीसी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी और साथ ही दूसरी याचिका के कारण बताओ नोटिस और गाटा संख्या 93 को निष्क्रंत संपत्ति घोषित किए जाने के एसडीएम सदर के 14 अगस्त के आदेश को भी चुनौती दी गई थी। और हमें अगली बड़ी खबर बता दें कि भारत से विवाद के बीच चीनी राष्ट्रपति ने सेना से कहा, युद्ध के लिए रहो तैयार। जी हां, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पिछले 6 महीने से लगातार चल रहा है। जून में गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने इसे लेकर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया। अब खबरें आ रही हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। CNN पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मिलिट्री बेस पर दौरे के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने सैनिकों से कहा है कि अपना दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी में लगाओ। CNN ने यह रिपोर्ट चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिनहुआ के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति ने सैनिकों से हाई अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने सैनिकों को पूर्णतः भरोसेमंद रहने की ताकीद भी की है। चीनी राष्ट्रपति को लेकर यह खबर ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 7वें दौर की वार्ता समाप्त हुई है। दोनों देशों की तरफ से जारी की गई एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वो बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने के पक्षधर हैं। साथ ही दोनों देशों ने यह भी कहा है कि विवाद सुलझाने के लिए बातचीत लगातार जारी रहेगी। और अब बता दें कि शरद यादव की बेटी सुभाषिनी और दिग्गज नेता काली पांडे कांग्रेस में हुए शामिल। जी हम बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कल दिग्गज राजनेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सुभाषिनी के अलावा बिहार के जाने माने नेता काली पांडे ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। सुभाषिनी यादव ने कांग्रेस में शामिल होकर कहा कि अपने पिता की तरह उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वे महागठबंधन
महागठबंधन को आगे ले जाएं। सुभाषिनी ने कहा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वो बिहार चुनाव में उतने एक्टिव नहीं है। बेटी होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके काम को आगे बढ़ाऊं। शरद यादव जी ने हमेशा महागठबंधन का साथ दिया है। इधर काली पांडे ने कहा कि कांग्रेस उनका घर रहा है, वो अपने घर में लौट आए हैं। अगली खबर में आपको बता दें कि यूपी में 9वीं से 12वीं के लिए अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल और रहेंगी ये शर्तें। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अनलॉक 5 की गाइडलाइन में 15 अक्टूबर के बाद से सभी स्कूल और कॉलेज को नियमों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसका निर्णय केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही 15 अक्टूबर से सभी स्कूल और कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था। जिला स्तर पर प्रशासन से बात करने के बाद स्कूल मैनेजमेंट कैंपस खोलने का फैसला ले सकते हैं। राज्य सरकार ने सभी छात्रों के लिए अभिभावकों की ओर से स्कूल जाने की इजाजत देने वाला लेटर लाने को कहा है। सरकार की नई गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर 15 अक्टूबर के बाद राज्य स्कूल खोलते हैं तो बच्चों की अटेंडेंस को लेकर कोई हाय तौबा नहीं मचाई जाएगी। स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स को पेरेंट्स के रिटन परमिशन के साथ आना होगा। सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा दी जाएगी। पहली बड़ी खबर बता दें कि त्योहारी सीजन में चीन को तगड़ा झटका देंगे भारतीय कारोबारी, नहीं बेचेंगे चीनी सामान, मनाएंगे देसी दिवाली। जी हां, आपको बता दें कि भारत चीन तनाव के बीच देश के कारोबारियों ने इस बार देसी दिवाली मनाकर चीन को तगड़ा झटका देने का मन बना लिया है। व्यापारी संगठन कैट और आह्वान पर इस बार दीपावली पर देश के किसी भी बाजार में चीन में बना सामान नहीं बेचा जाएगा, बल्कि भारत में बने सामानों से ही बाजारों में रौनक की जाएगी। व्यापारियों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कैट ने बताया कि इस बार लोगों को त्योहारों में भारत में ही बनी मूर्तियों से लेकर गिफ्ट आइटम्स और झालर से लेकर दूसरे उत्पादों तक उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले त्योहारी सीजन के दौरान भारतीय बाजार में चीनी सामानों का दबदबा आम बात थी। चीन को आर्थिक मोर्चे पर पटखनी देने की मुहिम में केंद्र सरकार को व्यापारियों का साथ मिला है। दीपावली को देखते हुए व्यापारियों ने 2 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। व्यापारियों ने देश के 4 राज्यों में त्योहारों से संबंधित सामानों को बनाने का काम शुरू कर दिया ताकि चीन या दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़े। बता दें कि भारत हर साल रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक चीन से करीब 40,000 करोड़ रुपए के सामान का आयात करता है। मेड इन इंडिया के तहत बने सामानों को घर घर पहुंचाने के लिए व्यापारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों मैं बता दें कि केंद्र सरकार के खास प्लान से बढ़ेगी किसानों की आय। सब्जी फलों के रेल भाड़े में लागू की 50% छूट। जी हां, आपको बता दें कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने 13 अक्टूबर को देर शाम किसान रेल के जरिए अधिसूचित सब्जियों और फलों के परिवहन पर 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया। इसके बाद किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का ये फैसला 14 अक्टूबर 2020 से ही लागू कर दिया गया है। आसान शब्दों में समझे तो अब भारतीय रेल से सब्जियों और फलों के परिवहन पर किसानों को पहले के मुकाबले 50% कम देना होगा। इससे किसानों की आय में सीधी बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि देश की इस टेक कंपनी ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, बढ़ाएगी वेतन, देगी स्पेशल बोनस और 100% वेरिएबल पे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि कोरोना संकट के बीच ज्यादातर कंपनियां या तो छटनी कर रही हैं और या वेतन में कटौती कर रही हैं। इसी बीच देश की दिग्गज टेक कंपनी इंफोसिस ने भी अपने 2.4 लाख कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इंफोसिस ने कहा है कि 1 जनवरी 2021 से हर स्तर के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही प्रमोशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी सभी कर्मचारियों को अक्टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही के लिए स्पेशल बोनस भी देगी। कंपनी ने इससे पहले बताया कि उसे जुलाई-सितंबर 2020 तिमाही के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 20.5% ज्यादा शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट हुआ है। इंफोसिस ने बताया कि जुलाई-सितंबर 2020 तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 4,845 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी को सितंबर 2019 तिमाही में 4,019 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। तिमाही नतीजे की घोषणा के बाद कंपनी ने कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करने का ऐलान किया। इंफोसिस ने कहा कि 1 जनवरी 2021 से वेतन बढ़ोतरी और प्रमोशन लागू कर दिया जाएगा। यह सभी लेवल पर लागू किया जाएगा।
और अब वही बता दें कि अब आधार कार्ड की तरह हर भारतीय को मिलेगी यूनिक हेल्थ आईडी, आपको मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने के लिए शुरू की गई योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आधार कार्ड की तरह विशेष डिजिटल हेल्थ आईडी की सुविधा देने की घोषणा की है। मिशन के तहत अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी हेल्थ आईडी बनवाना चाहता है तो उससे किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। बता दें कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDHM को शुरू करने की घोषणा की थी। योजना के तहत देश में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा एक हेल्थ कार्ड में इकट्ठा किया जाएगा। इससे आसानी से इलाज का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सकेगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और बता दें कि दालों की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए एक्शन में आई सरकार और उठाया ये बड़ा कदम। जी हां, आपको बता दें कि दालों के आसमान छूती कीमतें आने वाले कुछ दिनों में कम हो सकती हैं। सरकार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दाल का इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला किया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए उड़द और अरहर का इंपोर्ट कोटा लिस्ट में जारी किया है। सरकार की तरफ से 4 लाख टन अरहर इंपोर्ट करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा करीब 1.5 लाख टन उड़द इंपोर्ट करने की भी इजाजत मिली है। कारोबारियों को 15 नवंबर तक 4 लाख टन अरहर का इंपोर्ट करना होगा। DGFT के तहत आने वाले रीजनल अथॉरिटी को अर्जेंट बेसिस पर एप्लीकेंट्स को लाइसेंस जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। और वह अगली खबर बता दें कि आम आदमी की बड़ी चिंताएं, त्योहारों से पहले आलू प्याज समेत सभी सब्जियों की महंगाई 7.3% से बढ़कर 36.54% हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि 17 मार्च से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। त्योहारों की भी शुरुआत हो रही है और ऐसे में आलू प्याज के दाम और बढ़ने लगे हैं। थोक मंडी में थोक नीलामी के बाद रिटेल बाजार में सब्जी के भाव में 20 से 25 रुपए तक का अंतर आ गया है। इसी वजह से सितंबर में थोक महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सितंबर में थोक महंगाई अगस्त के 0.16% से बढ़कर 1.32% रही है। जुलाई में संशोधित थोक महंगाई 0.25% रही है। कारोबारियों का कहना है कि फरवरी के बाद से मंडी में आने वाली सब्जी की आवक भी 75% तक घट गई है। इस कारण इनके दाम 3 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं। और हमें अगली खबर बता दें कि प्रति व्यक्ति GDP में भारत से आगे निकल सकते हैं बांग्लादेश समेत ये देश। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस बीच बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति GDP भारत और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों को पछाड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश के पर कैपिटल DGP 2020 में 4% की दर से बढ़कर $1,888 के लेवल पर पहुंच सकती है। इसके अलावा इंडिया के पर कैपिटल GDP में करीब 10.5% की दर से गिरावट देखने को मिल सकती है। बता दें कि पिछले 4 सालों में इंडिया की GDP का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा और बता दें कि दोनों देशों की GDP का अनुमान संभावित है, जो कि वर्तमान में मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है। और वही बता दें कि मोबाइल DTH और बिल पेमेंट पर मिलेगा कैशबैक, ये बैंक दे रहा है ऑफर। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि एक्सिस बैंक ने ऑनलाइन पेमेंट ऐप गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर भारत में एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और ऐसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर यूजर्स को खास फायदा होगा और इस कार्ड के जरिए गूगल पे ऐप पर मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट करने पर यूजर्स 5% कैशबैक कमा सकते हैं। खास बात यह है कि इस कैशबैक पर कोई कैंपिंग नहीं है। और बता दें कि एक्सिस बैंक पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस कार्ड से पेमेंट करने पर यूजर्स को 2% से 5% तक का कैशबैक मिलेगा। गूगल पे पर मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, इंटरनेट, बिजली, गैस आदि करने पर अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलेगा।
और अब अगली खबर में आपको बता दें कि दशहरा और दिवाली पर रेलवे चलाएगा 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 392 ट्रेन। जी हां, आपको बता दें कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा त्योहारों से पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। भारतीय रेलवे ने 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 196 जोड़ी यानी 392 ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य स्पेशल ट्रेनों की तुलना में 30% ज्यादा होगा। दरअसल ये नियम साल 2015 के कमर्शियल सर्कुलर नंबर 30 के अनुसार लागू किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के जोनल डिपार्टमेंट ने अधिक से अधिक थर्ड एसी वाले कोचों के साथ ट्रेन चलाने पर फैसला लिया है। कोरोना काल में जिन नियम शर्तों के साथ ट्रेनें चल रही हैं वे सब इन ट्रेनों में भी लागू रहेगा। कुछ ट्रेनें रोजाना, कुछ सप्ताह में 4 दिन और कुछ सप्ताह में 3 दिन और कुछ ट्रेनें सप्ताह में 2 दिन तो कुछ ट्रेनें साप्ताहिक चला करेंगी। कुछ ट्रेनें सप्ताह में 5 दिन भी चलाई जाएंगी। और हमें बता दें कि पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, झुग्गियों में रहने वाले और छोटे काश्तकारों को मिलेगा भूमि का अधिकार। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में झुग्गियों में रहने वाले और विरासत में मिले जमीन के छोटे टुकड़ों पर गुजारा करने वाले लोग अब भूमि स्वामित्व अधिकार के योग्य होंगे। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब झुग्गीवासी मालिकाना अधिकार अधिनियम 2020 को अधिसूचित करने को मंजूरी दी गई है ताकि झुग्गीवासियों को जमीन का मालिकाना हक मिल सके और उनके लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में आए मुलायम सिंह यादव, पत्नी की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। जी हम बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। बुधवार को उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनमें कोरोना के एक भी लक्षण नहीं है, जबकि डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए है। इसके अलावा उनकी पत्नी साधना की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। नेताजी के कोरोना पॉजिटिव आने की जानकारी समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव 80 साल के हैं। वे इस समय उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद हैं। हालांकि खराब सेहत की वजह से वे पिछले काफी समय से राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। यही नहीं, नेताजी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि 2012 में बहुमत मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया था। और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि बिग बास्केट में टाटा ग्रुप खरीद सकता है 20% हिस्सेदारी, साथ ही बोर्ड में 2 सीट भी ले सकता है। रिटेल डिलीवरी में भी होगी पहुंच। जी आपको बता दें कि बिग बास्केट में टाटा ग्रुप 20% हिस्सेदारी खरीद सकता है। इसके साथ ही वह बिग बास्केट के बोर्ड में 2 सीट ले सकता है। ऑनलाइन ग्रोसरी यूनिकॉर्न बिग बास्केट में ये डील इस महीने के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। अगर ये डील हो जाती है तो जियो मार्ट और अमेजोन को टक्कर मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक कॉफी से कार बनाने वाला टाटा ग्रुप बिग बास्केट के साथ बात कर रहा है। बिग बास्केट मूल रूप से चीन के अलीबाबा ग्रुप द्वारा सपोर्टेड है। कोविड-19 में इसने ग्राहकों के साथ अच्छी खासी डील की है। रोजाना की जरूरत की सामानों की डिलीवरी ग्राहकों को की है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि रजनीकांत ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। अदालत ने कहा, हमारा वक्त बर्बाद करने की बजाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिमाइंडर भेजिए। जी हां, आपको बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में रजनीकांत को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। कोर्ट ने उन्हें उनका समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने नोटिस भेजकर रजनीकांत को मैरिज हॉल श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम का 6.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कहा था। रजनीकांत ने इस मांग को अनुचित बताया था। उन्होंने अपनी याचिका में लिखा था कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते 24 मार्च से उनका मैरिज हॉल बंद है। ऐसे में जब कोई कमाई ही नहीं हुई तो टैक्स किस बात का मांगा जा रहा है। रजनीकांत ने यह दावा किया था कि इस बारे में उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आवेदन भी दिया था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।